नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बहराइच की खबर के साथ। बहराइच में मेला प्रतिबंध पर योगी सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी है। बता दें आपको कि मेला सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगता है, जिसको लेकर योगी सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। योगी सरकार के फैसले पर उच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर सुनवाई करते हुए 2 जजों की स्पेशल बेंच ने अंतरिम आदेश देते हुए दरगाह कमेटी से साफ तौर पर कहा है कि मेला लगने की हम अनुमति नहीं प्रदान कर सकते हैं। वहीं ये भी कहा गया है कि दरगाह पर केवल इबादत के लिए जायरीन पहुंच सकते हैं और लेकिन भीड़ नहीं लगेगी। हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच के दिए गए अंतिम फैसले के बाद मेला परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल को सभी गेटों पर तैनात किया गया है। एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया है कि किसी भी कीमत पर मेला नहीं लगने दिया जाएगा और मेला परिसर में कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेला परिसर में भारी संख्या में पुलिस तैनात रहेगी। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने आज जो अपना अंतरिम फैसला दिया है दरगाह कमेटी के रेट पे, उसने कहा है कि जो रिचुअल, जो पूजा पाठ ज़ियारत जो रूटीन में जो पूरे साल चल रहा था वैसा चलता रहेगा। मेला के लिए उन्होंने अलाउ नहीं किया कि मेला लगेगा, कोई कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होगी। तथा उन्होंने दरगाह कमेटी को भी कहा है कि आप अनावश्यक भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर के लिए और भी किसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बता दें आपको, कासगंज में बीजेपी और अन्य लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। हर किसी के हाथ में देश का तिरंगा था और लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा के नेतृत्व में कासगंज में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान ही तिरंगा यात्रा में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और स्कूली बच्चे, अन्य लोगों ने भी तिरंगा हाथ में लेकर ये तिरंगा यात्रा निकाली, इसमें भाग लिया। हर किसी के हाथ में देश का तिरंगा था और हर कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। ये तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। पूरे देश में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने जो अदम्य साहस का परिचय दिया है, शौर्य और पराक्रम का जो प्रदर्शन किया है, उसके परिप्रेक्ष्य में पूरे देश के आम जनमानस में एक बहुत खुशी का वातावरण है, उत्साह का वातावरण है। और सेना को सलाम करने के लिए, सेना के उत्साहवर्धन के लिए पूरे देश भर में प्रबुद्धजनों के द्वारा, देशवासियों के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में कासगंज में हम सभी आम जनमानस के द्वारा इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब होते देख उसके बाद अब हरदोई में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के शौर्य, परिक्रमण और साथ ही साथ आपको बता दें इस शौर्य पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर को सम्मान देना। और इस यात्रा ने पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत गांधी मैदान में हरदोई में हुई और जिसमें कई स्कूली बच्चियों ने रैली यात्रा निकाली और शहर से अटल चौक, बड़ा चौराहा, सिनेमा चौराहा, सोल्जर बोर्ड चौराहा होते हुए पुनः अटल चौक पहुंची। अंत में शहीद उद्यान में समाप्त हुई और पूरे मार्ग पर लोगों ने यात्रा का फूल बरसात के साथ ही स्वागत किया। देशभक्ति नारे तथा गीतों से माहौल गूंज उठा। इस यात्रा में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी, बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। नागरिकों की उसमें जान गई, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी देश की सेना ने दिया, हमारी देश की बहादुर सेना। और अब की बार ये संदेश पूरे विश्व को देने का काम हमारी देश ने किया है कि अगर कोई हमारे ऊपर गलत आंखों के इशारा, गलत तरीके से आंख दिखाएगा तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और अब बात करते हैं अमरोहा की। अमरोहा में बताया जा रहा है कि रंजिशन एसआई के साथ मारपीट कर जाति सूचक शब्द कहने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसआई परशुराम ने आरोप लगाया कि वो थाना अमरोहा नगर पर दर्ज धोखाधड़ी के मामले की विवेचना कर रहे थे। आरोपी मोहम्मद अजीम नईम, मोहम्मद समी, मुजेर उर रहमान अंतिम रिपोर्ट लगाने का दबाव बना रहे थे। मना करने पर उससे रंजिश रखते थे और उन्होंने इस मुकदमे में आरोप प्रस्तुत किया था कि आरोपी जानते हैं कि वो अनुसूचित जाति से हैं। आरोपी ने धमकी दी थी कि यदि हमारा कहा
नहीं मानोगे तो तुम्हें झूठे आरोप में लगाकर फंसा देंगे। तू छोटी जात का है, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी से आरोपी झूठी शिकायत कर रहा है। बता दें आपको कि 23 अप्रैल को जब वो पुलिस कार्यालय पर जा रहा था, जैसे ही कचहरी के पास जोया रोड पर जिला जज के आवास वाले रास्ते पर पहुंचा, तभी आरोपी मोहम्मद शमी और मोहम्मद अजीम ने अपनी स्कूटी और मोटरसाइकिल के आगे लगा दी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। उनके भाई मुजीर रहमान भी आ गया, गालियां देकर मारपीट करनी शुरू कर दी। कहा कि तुझे ज़िले में नहीं रहने देंगे। वो आरोपियों के उत्पीड़न से परेशान है। देहात पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद शमी, मोहम्मद अजीम और मोहम्मद मुजीर रहमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो आखिर को ये हुआ कि एक इनकी मतलब इन्होंने रिट डाली होगी। रिट डाली तो उसमें 3 भाई थे मुलजिम में, एक मुकदमा था 406 का। तो उसमें रिट में इन तीनों भाइयों ने अलग अलग डाल दी। उस सिलसिले में हमने इन्हें बुलाया, तो हमने इन्हें बताया, बात करी थी कि मतलब जो है आपने 3 डाल दी, अगर 1 डाली होती तब भी मकसद पूरा हो जाता। आपने 3 डाल दी तो तुमने हमारा जो है 3 गुना मतलब जो है खर्चा बढ़ा दिया, क्योंकि एक रेट में जो लगता है उससे ज़्यादा ही हो। तो मैंने इनसे यही कहा था कि मैंने भाई तुमने हमारा जो है नुकसान कर दिया, यही वार्ता हुई थी। तो इन्होंने कुछ हमारी वीडियो भी बना दी उसमें। मैं तो रेट दाखिल करने चला गया था उसी समय, मैं उसमें हाई कोर्ट में था। तो इन्होंने वीडियो वायरल कर दी फर्जी तरीके से। उसमें कोई ना लेन देन था, ना कोई बात थी, ना कोई किसी तरह की बात थी। तो मैंने जो है फिर सब गुहार की अपने बड़े अधिकारियों से, मैंने साहब मैं ऐसे तो मुझे मार भी देंगे तब भी मेरा काम नहीं हो पाया। तो अधिकारियों ने मेरी सुनी और मेरा मुकदमा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपना रही हो, लेकिन चंदौली में परिवहन विभाग की कार्यशैली ने इस दावे की साख पर सवालिया निशान लगा दिए। गुजरात से बिहार जा रही एक प्राइवेट यात्री बस को परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने जांच के नाम पर रोका और प्राइवेट, जी हाँ आपको बता दें कि परमिट में मामूली त्रुटि का हवाला देकर 20,000 रुपये और 500 रुपये का चालान थमा दिया। बताया जा रहा है कि 20,500 रुपये का चालान यहां पे काटा गया और मगर असली विवाद तब शुरू हुआ जब चालक ने आरोप लगाया कि चालान से पहले अधिकारियों ने 40,000 की सेटलमेंट डील का प्रस्ताव रखा था। चालक द्वारा डील न मानने पर न केवल चालान किया गया बल्कि बस को स्थानीय पुलिस चौकी में खड़ा करवा दिया गया। इस बीच बस में सवार 19 यात्री भीषण गर्मी से 12 घंटे से ज्यादा समय तक फंसे रहे, जिनके लिए न तो पानी की व्यवस्था थी और न ही कोई वैकल्पिक साधन था। चालक का दावा है कि जब वह आरटीओ कार्यालय पहुंचा तो उसे बस छुड़ाने के लिए 7 लाख की डील का प्रस्ताव दिया गया कि भाई हमको ये चालान दिया है, हमको भरना है। तो बोला कि इसका तो जुर्माना 7 लाख रुपया होगा। बोला कि साहब जी इतना तो हमारे पास है नहीं और इतने की गाड़ी भी नहीं है 7 लाख की। और बात किया और पूरी रात पंचायत किया, सब किया वो लोगों ने। बाद में आज सुबह गए कि साहब क्या हुआ, हमारा कुछ चालान भर दो तो हम निकल जाए इधर से। तो बोला कि कुछ नहीं होगा, 2,65,000 रुपया होगा। और तो वहाँ से कितना इतना एफोर्ड करें, हम थोड़ी ना गाड़ी में पूरा सवारी लेके इतना जा रहे हैं। जो 2 कायदेसर जा रहे हैं, कायदेसर ही जा रहे थे। जितना है सवारी इतना है बोल रहे हैं हम। तो बोला कि नहीं तुमको इतना देना ही पड़ेगा। तुमने इतना तो नहीं होगा। तो बोला ठीक है, तो 2,65,000 देना पड़ेगा। तो हम गए तो वहाँ आज भी बोले कोई तुम 2 लाख लेके आए? बोला नहीं लेके आए सर, इतना तो नहीं है, हमारा 20,500 का चालान है, इतना काटिए ना। बोले नहीं वो चालान वाला तुम मत देखो, ठीक है, तुम्हारा जो मेमो है वो मत देखो, तुमको 2 लाख रुपया लेके आओ, उसके बाद गाड़ी छूटेगा, बाकी जाओ तुम। ऐसे करके हम वापस आ गए। शासन द्वारा जो है 15 से 17 तक 3 दिन का जो है चेकिंग अभियान लगाया गया था। अभी एक बहुत मार्मिक दुर्घटना लखनऊ में हुई जिसमें बस जो है उसमें इमरजेंसी गेट नहीं खुला और 5 लोगों की जान चली गई। उसी संबंध में हम लोग चेकिंग अभियान लगाए थे और लगातार इस रोड पे जो है डबल डेकर बसें जो है चल रही थी। तो हम लोग के द्वारा चेक किया गया, गुजरात नंबर की गाड़ी थी, उसको नवीन मंदिर स्थल में बंद किया गया। उसमें इमरजेंसी गेट प्रथम दृष्टया हमको नहीं दिखा और हमने RI को लिखा जाँच के लिए। RI तत्काल उसकी जांच करके और फिर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद उस गाड़ी के संबंध में अभियान के दौरान
चंदौली ARTO और उनकी टीम द्वारा वाहन चेकिंग का अभियान जोरों पे चलाया जा रहा है। इस दौरान चंदौली में बस में भरे 19 पैसेंजरों समेत बस चालक को रोककर चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बस का परमिट फेल होने की वजह से पहले तो उसका 20,500 रुपये का चालान काटा गया। 40,000 रुपये की डिमांड की गई मैटर को सेटल करने के लिए। चालक द्वारा 40,000 रुपये न देने के बाद उसका चालान काटा गया। इस डीलिंग में ARTO कार्यालय पहुंचे चालक से बस छोड़ने के एवज में 7 लाख की डिमांड की गई। 2,65,000 रुपये भी न दे पाया जब चालक, तो लास्ट ऑप्शन 2 लाख रुपए का रखा गया। हालांकि 2 लाख रुपए भी चालक द्वारा अभी अदा नहीं किया गया है। जब APN न्यूज़ की टीम ARTO के समक्ष पहुंची और उन्होंने इस मुद्दे को रखा तो उन्होंने मामले की कोई जानकारी न होने का हवाला देते हुए पूरे प्रकरण से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अभी तक बस ज्यों की त्यों खड़ी है, चालक इसी तरह बैठे हुए हैं और अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। कैमरामैन निखिल के साथ OP श्रीवास्तव, APN न्यूज़, चंदौली। वही हमीरपुर की अब बात करते हैं। हमीरपुर में खनन माफियाओं के हौसले एकदम बुलंद नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि हमीरपुर के मोरंग खंड के इछौरा जिटकरी अवैध खनन यहां पर किया जा रहा है। खदान संचालक खनन नीति और NGT नियमावली के विरुद्ध अवैध खनन में जुटे हुए हैं। योगी सरकार की अवैध खनन की नीति को खंड संचालक ठेंगा दिखा रहा है। वहीं जिम्मेदार खनिज विभाग ने अवैध खनन को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। बता दें आपको कि इसके बावजूद भी दबंग खनन माफिया अवैध खनन करने से बाज नहीं आ रहा है। वहीं लोडिंग पॉइंट से ओवरलोडिंग बंद किए जाने के आदेश के बाद भी खंड से ओवरलोड ट्रकों की लाइन निकलती दिखाई दी है और ओवरलोडिंग से हमीरपुर और कानपुर को जोड़ने वाला यमुना नदी का पुल भी जर्जर हो चुका है। ओवरलोडिंग पर रोक लगाई गई, जिसके बावजूद खनन माफिया ओवरलोडिंग वाहनों को अपने खंड के से पास कर रहा है और ऐसे में हमीरपुर में खनन माफिया अब यमुना नदी का पुल ओवरलोडिंग से तोड़वा कर ही रुकने वाला है। और चलिए अब बात करते हैं पीलीभीत की। पीलीभीत में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। भारत नेपाल सीमा से सटे गांव में जबरन धर्मांतरण कराने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। ईसाई धर्म अपनाने के बदले सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करते थे। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति को ईसाई बना दिया गया। अब उसे व बच्चों को आरोपी ईसाई धर्म स्वीकार कराना चाहते हैं। ना करने पर उसे उसके साथ मारपीट की और मामले में थाना हजारा पुलिस ने 8 नामजद व 4 दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के गांव टाटरगंज की महिला ने बताया कि आरोपी नाबालिग पुत्री को खेतों में खींच कर ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। समस्या है उस बनाम पति प्रधान, ये बहुत लोग हैं इकट्ठे होके, एक तरफ इकट्ठे होके हमारे घर वाले को तो ईसाई बना दिया, हमको दबाव बना रहा है। हमने मना करा कि हम नहीं बनेंगे तो हमारा बहुत नुकसान घर पे कर दिया, गन्ना जोत दिया, हरी भरी फसल जोत दिया, बच्चों को मारपीट करा। सारी योजना देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, कुछ नहीं दिया। हमारी गेहूँ भी 2 एकड़ थी, कमेटी में दिया था, कमेटी वाले भी हड़प गए। वहीं उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। बता दें आपको कि सुल्तानपुर
ज़िले में तापमान जो है रोज़ाना बढ़ता जा रहा है। आज तापमान लगभग 42.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जिसमें आसमान मानो आग बरस रही हो आसमान से। तापमान बढ़ने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित होने लगी है। रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो रही है और मौसम विभाग की माने तो लू और गर्म रातों को लेकर भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि देश के अगले 10 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। इस बात की जानकारी भेंट वार्ता के दौरान डॉक्टर अरुण कुमार सिंह एपीएन न्यूज़ को बता चुके हैं। डॉक्टर ने जानकारी दी है कि उन्होंने बताया है कि अत्यधिक गर्मी से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है और हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जो जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस समय जैसा हमको आज बताया गया है कि लगभग 41-42 डिग्री सेल्सियस है और जो कि अपने आप में एक ज़्यादा है। अभी और टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए कि अभी तो हम लोग मई में चल रहे हैं, अभी जून है। तो जितना भी संभव हो सके कि हम लोग सुबह शाम काम करें और अब की बार बारिश में एक संकल्प लें कि जितना अधिक से अधिक पौधे लगाएं, इसलिए कि एक दिन में 500 लीटर ऑक्सीजन एक आदमी को चाहिए जीवित रखने के लिए। लेकिन पेड़ लोग लगाते नहीं हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो पेड़ से छाया आएगी, पेड़ से ऑक्सीजन आएगी और पेड़ से फिर पानी बरसेगा। ये 3 चीज़ें होंगी, इसलिए हमको चाहिए कि वृक्षारोपण अवश्य करें। आगरा के अदमादौला में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर न्यू आगरा क्षेत्र में मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों की ओर से हुई इस फायरिंग में एक लुटेरे के पैर में गोली लगी है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लूटे हुए मोबाइल, बाइक और तमंचा भी बरामद किया गया है। एसपी हेमंत कुमार ने बताया कि 16 मई की शाम ट्रांस यमुना चौकी क्षेत्र में टेढ़ी बगिया के नारायण पचौरी से बाइक पर सवार 2 युवकों ने मोबाइल लूटा था। इन्हीं बदमाशों ने गुरुवार रात के दयाल बाग क्षेत्र से नगला पदी की ममता कुशवाहा का मोबाइल लूट लिया था। उक्त प्रकरण में न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस को जांच के दौरान आरोपितों के क्षेत्र में वारदात आने के लिए सूचना मिली और ऐसे में पुलिस टीम ने मेहताब बाग के पास एक बाइक पर आते नाऊ की सराय के फरीद और टेढ़ी बगिया के बाबी को रोक लिया। आरोपितों ने वापस भागते हुए पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में फरीद के बाएं पैर में गोली लगी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं यूपी के कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें आपको कि इस मुठभेड़ में पुलिस ने कुख्यात बदमाश संतोष को मार गिराया है। दरअसल ये वही बदमाश था जिसने कल ट्रेलर ड्राइवर की हत्या कर 4 करोड़ के कॉपर तार से भरे एक ट्रेलर को लूट लिया था। कोखराज थाना क्षेत्र के अंदर देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी संतोष मारा गया है। बता दें आपको गुजरात से कॉपर का तार लाद कर प्रयागराज जा रहे थे और ट्रेलर ड्राइवर साबरमल मीणा की बाद बदमाश संतोष ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। ट्रेलर में लदे करीब 4 करोड़ रुपए की कीमत की कॉपर तार ट्रेलर समेत लूट लिया गया था। लाश को फेंककर फरार हो गए थे और घटना का खुलासा करने पर पुलिस ने मुखबिर का सहारा लिया। देर रात मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि 5 लोग एक अर्टिका कार में लूट के माल की डील करने वाले हैं। सूचना मिलते ही कोखराज पुलिस ने घेराबंदी करके 5 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। कोखराज क्षेत्र में अभी थोड़ी देर पहले एक साहसिक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया और मृत अवस्था में पहुंचा है। इसमें जो बदमाश है उसकी पहचान संतोष उर्फ राजू के रूप में है। ये एक सातिर किस्म का बदमाश है जो खेतासराय थाना क्षेत्र का जौनपुर का रहने वाला है। कल एक डेड बॉडी मिली थी NH2 पे ही,
और वो उसका नाम सागरमल मीणा था, राजस्थान का रहने वाला था। जो मृतक है और मृतक के जो दोस्त है सातिर किस्म के अपराधी है और इनका काम ही है हाईवेज पे जो भी सरिया की गाड़ी हो, पेट्रोल टैंकर्स हो या इस तरह के वायर वगैरह जा रहा हो, उनको ये निशाना बनाते हैं। ये अपनी गाड़ी से चलते हैं और उसमें ओवरटेक करके उस गाड़ी को रोक लेते हैं, फिर ड्राइवर को किनारे लगा देते हैं और पूरा माल ले लेते हैं। ऐसे 6 मुकदमे एक अपराधी के ऊपर है और जो इसके ऊपर मुंबई में भी मुकदमे हैं और यहाँ भी मुकदमे हैं। सब। और अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में एक 40 साल की महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। बता दें आपको कि मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक उषा सिंह विधवा हैं, पति की मौत से पहले ही बीमार हो चुकी थी और मृतक जी आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। पुलिस ने बताया है कि तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके की जांच की जा रही है और ऐसे में परिजनों से पूछताछ कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तिरंगा यात्रा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो सिंदूर यात्रा निकालने जा रही है, जिसमें बीजेपी के सभी नेत्रियां शामिल रहेंगी। बता दें आपको, उसको लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि बीजेपी सेना का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है। तिरंगा की आड़ में बीजेपी के कर्म छुपेंगे नहीं और न ही इनकी दाल गलेगी। गरिमा दसौनी ने कहा है कि शर्मनाक बात है, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई और भाजपा की एक भी नेत्रियों ने आवाज नहीं उठाई। वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। जब कांग्रेस को तिरंगा यात्रा निकालने का स्वागत किया है, पर कांग्रेस ने राजनीतिक कार्यक्रम किया, हमने सामाजिक कार्यक्रम किया, लोग राष्ट्रभक्तों का कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम के लिए सब प्रकार का सहयोग जनता द्वारा किया जा रहा है। हमने भी अपना बैनर नहीं लिखा, एक नागरिक राष्ट्र के लिए एक नागरिक, इस बैनर पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है हर परिवार का एक व्यक्ति तिरंगे के इस कार्यक्रम में आए और सैनिकों को सम्मान करे और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करे। देखिए, क्योंकि और अब बात करते हैं देहरादून की। देहरादून के मुख्य जिला अस्पताल में देहरादून में आंखों के मरीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ संजय ओझा ने बताया कि बढ़ती गर्मी और उसके साथ स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल और लैपटॉप के ज़्यादा वक्त इस पर बिताने से आई में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है और समस्या शहर के भीतर उत्पन्न हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। यही कारण है कि अस्पताल में बड़ी संख्या में नेत्र रोगी पहुंच रहे हैं। ड्राई आईज से बचाव के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ संजय ओझा ने उपाय भी साझा किए। अगली खबर का रुख करते हैं। बोकारो विधायक श्वेता के नाम से 4 आईडी कार्ड यानी कि 4 वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र और 2 पैन कार्ड का मामला बोकारो में तूल पकड़ता जा रहा है। बोकारो के पूर्व भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने मोर्चा खोल दिया है और महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर पत्र के माध्यम से कार्रवाई करने की मांग की है। बोकारो के पूर्व विधायक की माने तो बोकारो की विधायक श्वेता सिंह द्वारा गैर कानूनी कार्य किया गया है। विधानसभा के नामांकन पत्र भरने के समय सूचना छुपाते हुए बीएसएल के द्वारा आवंटित क्वार्टर का नंबर, ड्यू सर्टिफिकेट संलग्न नहीं कर के साथ ही गलत जानकारी शपथ पत्र के साथ दी गई।
और अब बात करते हैं बोकारो की। बोकारो में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। नाबालिग युवती की मां ने कपड़े की दुकान मालिक जो है अजीत कुमार पर यह आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद हरला थाना के पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें आपको कि हरला थाना पुलिस ने दुकानदार मालिक को पकड़कर जेल भेज दिया है। वहीं नाबालिग युवती का मेडिकल कराने एवं 164 के तहत बयान दर्ज किया गया है। और साथ ही बोकारो के हरला थाना प्रभारी की माने तो पीड़ित की मां ने लिखित आवेदन दिया कि उसकी नाबालिग बच्ची जो 1 महीने से बी रोड की शॉपिंग सेंटर में कपड़े की दुकान में काम कर रही थी, कपड़े के दुकानदार के मालिक ने उसके नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम किया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।